Hello dear students, welcome back once again in this digital platform. As you know कि हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे। हमने वहाँ पे समझा था कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होता है और थोड़ा सा हमने नील्स बोर की थ्योरी पर भी डिस्कशन किया था। तो हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में क्या समझा अबाउट द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अराउंड जो भी सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, तो इसी चीज को, इसी बात को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो अब ऑर्बिटल की बात होते हैं। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमने पाया कि हमारे पास ब्रोगली का सिद्धांत आता है और फिर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आता है। तो हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव है। तो जब वेव है तो एक जगह उसका कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता कि कहाँ है। तब समझ में आता है कि तब किस तरह से इसको बताया जा सकता है। तब हम बात करते हैं किसकी? ऑर्बिटल की, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आता है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी बता देना कि वह 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने। ठीक है, द थ्री डायमेंशनल रीजन इन द स्पेस वेयर the maximum probability to find the electron is known as the orbital, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये चीजें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो डिस्कशन होगा, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल के शेप के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके क्या शेप होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट होता है उसके बारे में हमने क्या बताया कि ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? जो ऑर्बिट होता है ये फिक्स होता है। इसकी सभी, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये कैसे हैं? सब सर्कुलर है। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं इनका शेप या साइज फिक्स नहीं होता। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हम जो सबशेल की बात करते हैं तो सबशेल हमारे पास होता है S, सबशेल P, सबशेल D और सबशेल F, और इसी के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल हम जनरली बोलते हैं। लेकिन s, p, d, f क्या है? सब शेल, यानी शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। और सब शेल में हम डिफाइन करते हैं कि वह स्थान, वह रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो सकती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जहां पर एक बात और है कि एक तो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस हमारा हो गया, तो ये जो न्यूक्लियस हो गया, ये जो न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के बाहर के जो पार्ट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। लेकिन अब एक बात, इसी का अपोजिट और एक वर्ड होता है नोड। ठीक है, ऑर्बिटल होता है और नोड होता है। तो नोड क्या है? नोड वह रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम नहीं होती, 0 होती है। और जहां पर मैक्सिमम होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के बाहर का वह 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे नोड बोलते हैं। नोड भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोड 2 प्रकार के होते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑर्बिटल, अब देखो हमारे पास क्या है? क्वांटम नंबर की बात आप जानते हैं, क्वांटम नंबर हमने पढ़ रखे हैं। क्वांटम नंबर्स कौन कौन से? तो एक होता है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर हैं। अब इसको डिनोट करते हैं यन से, स्मॉल यन से, इसको यल से, इसको यम से, और इसको एस से। तो यन की वैल्यू मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं क्वांटम नंबर का, है ना, क्वांटम नंबर जानना जरूरी है, क्वांटम नंबर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, यन की वैल्यू क्या होती है, तो यन इक्वल टू क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, कुछ भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, मतलब इंटीजर होना चाहिए। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, यल इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, अब ये भी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है, तो कोई भी संख्या हो सकती है, 0 से लेकर के 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और कहां तक n-1 तक। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू डिपेंड किसकी, यम की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, यल पर। तो यम की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -यल से लेकर के +यल तक, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। और स्पिन क्वांटम नंबर के सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, +12 एंड -12, +1/2 और -1/2, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये क्वांटम नंबर की जानकारी है। तो देखो अब यहां से हम देखें कि अगर n बराबर 1 है, n बराबर क्या है 1 है, तो n इक्वल टू अगर 1 है तो यल इक्वल टू क्या होगा, यल इक्वल टू क्या होगा, देखिए n-1, n-1 का मतलब क्या, मतलब जितना भी n होगा उससे एक कम मान होगा यल, ठीक है। अब n का मतलब अगर 2 आएगा तो यल का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलिए तो देखो अगर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है। तो l इक्वल टू अगर 0 आएगा तो m इक्वल टू क्या आएगा, m इक्वल टू भी 0, ठीक है। तो यहां पर हम अब शेप की बात करते हैं। चलिए तो s ऑर्बिटल, s का जो शेप होता है s, चलिए शुरू करते हैं यस से। तो s का जो शेप होता है, s ऑर्बिटल का जो शेप होता है, सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो कैसा होता है इसका शेप, इसका शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल, स्फेयर यानी कि वृत्ताकार कह सकते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल होता है। तो मान लो कि हम s बना रहे हैं, तो हमारा s ऑर्बिटल कैसा होगा, अब एक बीच में उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, मान लो हमारा ये न्यूक्लियस हो गया। अब ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, s का ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये s ऑर्बिटल हो गया। तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, वृत्ताकार जैसा है, और बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस थोड़ा सा बीच में, ठीक। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखिए इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, जबकि जो हमारा p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बबेल शेप। d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, d ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो ये होता है डबल डम्बल, ठीक है। तो ये शेप की बात है कि s है, ये p हो गया, ये d हो गया। अब sp-d के अंदर कौन कौन से शेप होंगे और इसका क्या मतलब होगा उसको देखते हैं। चलो तो s ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल 1s है, ये हमने लिख दिया,
1s। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 1, तो l की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने बताया 0 होगी, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 1 है। अगर इसी तरह से अगर हम जब p की बात करते हैं, ठीक है, जब p शब्द शेल की बात होगी, देखिए अगर यहां पे n इक्वल टू 2 हो, तब l इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो यानी कि इसमें s भी होगा और p भी होगा, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं n इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू 0 एंड 1, n इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू 0, 1 एंड 2, ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 होता है ना, n माइनस 1, तो n 3 है, तो l का मान कहां तक जाएगा, 2 तक। अगर n इक्वल टू 4 हो, तो l इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो 0 मतलब क्या समझ में आ रहा है, 0 का मतलब है s, ये है p, ठीक है, ये है s, ये है p, ये है d, s, p, d और f। तो अगर l इक्वल टू 3 आएगा, तो इसका मतलब कितने होंगे, 3। तो अगर 3 l का मान 3 है, तो m इक्वल टू कितना होगा, m इक्वल टू कितना होगा। अब मैंने अभी क्या बताया था कि l की जो वैल्यू, m की जो वैल्यू होती है, m की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है l पर, यानी कि m की वैल्यू कहां से होती है, माइनस l से लेकर के प्लस l तक। तो यहां से देखो, अगर n इक्वल टू 4 है, तो l इक्वल टू 3 है, तो m इक्वल टू क्या होगा, तो होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, ये होगा। तो कुल कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 वैल्यू आ रही हैं। तो 7 वैल्यू आने का क्या मतलब हुआ कि जिसमें n इक्वल टू 4 होगा, n इक्वल टू 4 होगा, यानी f तक जा रहा है f, और इसका क्या मतलब, f ऑर्बिटल में f जो सबशेल होगा, f सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते होंगे, 7 ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ऑर्बिटल होंगे। तो मैंने मैक्सिमम वाला बता दिया है। अगर आप n इक्वल टू 3 करेंगे, तो l इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू 3 करेंगे तो l इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 से जाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2 एंड, तो ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 वैल्यू आएगी। तो 5 वैल्यू आ रही है। अब -2 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या बताया मैंने, d, तो d में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। इसी तरह से अगर आप n की वैल्यू और घटा दें, n की वैल्यू 2 आती है, n की वैल्यू 2 आएगी, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, तो l की वैल्यू 1 आएगी। तो -1 से जाओगे, -1, ठीक है, -1 से कहां तक जाएंगे, -1 के बाद क्या आएगा, 0, फिर +1, तो कितनी आई, 3। यानी कि यहां से -1 से गए थे, तो 1 मतलब मैंने क्या बताया था, p बताया था। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से समझ में क्या आ रहा है कि p जो ऑर्बिटल होगा, जो p हमारा ऑर्बिटल होगा, p के अंदर, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अंडरस्टूड है, पहले से ही आप जानते हैं। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह से हमारे समझ में क्या आ जाता है कि s सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। p के अंदर 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 5 ऑर्बिटल और 10 इलेक्ट्रॉन, और f के अंदर 7 ऑर्बिटल और 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेप की बात हम जब कर रहे हैं, तो शेप की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां से ये हम मान लेते, ये हमारा क्या है, s का ऑर्बिटल है, देखिए ये s ऑर्बिटल है। अब यहां पे दिखाया गया ये क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और ये हम समझ रहे हैं कि ये हमारा क्या है,
3s ऑर्बिटल है, ठीक है। 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से 1s। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज हैज द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं सबसे कम इसी की एनर्जी होती है, किसकी? 1s की। 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। 1s की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि क्लोजेट है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। देखो अब देखिए, अगर कोई न्यूक्लियस के पास है, ये हमारा न्यूक्लियस है, अब कोई अगर इसके पास है, फिर ये दूर है, ये और दूर है, ये दूर है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी तो उसी की होगी ना जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होगा। इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, तभी तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा दूर हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे नजदीक जो होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो s के जो ऑर्बिटल होते हैं, s के जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी 1s हो, 2s हो, 3s हो, तो ये जो अब इसका जो साइज है, यह जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, इसकी साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या मतलब है? मतलब ये 1 जो लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 1s 2s 3s ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी n है। अभी बताया ना n की वैल्यू, तो यहां पर n है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 1 है। यहां पर क्या है? n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता जाएगा, इसी तरह से उसकी एनर्जी और साइज बढ़ती जाएगी। यानी 1s जो होगा, 1s से ज्यादा कौन होगा? 2s। 2s से ज्यादा कौन होगा? 3s। किसमें? साइज में भी और एनर्जी में भी। साइज और एनर्जी दोनों की बातें हो रही हैं। तो साइज और एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 2s दिखाने की कोशिश की गई है। यहां पर 2s है, ये रहा न्यूक्लियस, ये आपका हो गया 1s, ये हो गया 2s, ठीक है। और मैं जो नोड की बात कर रहा था, तो 1s और 2s के बीच में ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जो जगह है, तो ये क्या है? नोड है। यहां पर प्रोबेबिलिटी किसकी है? जीरो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। यानी इलेक्ट्रॉन या तो यहां पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड, या तो फिर इस रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो यहां पे 3s की बात की गई, देखिए for any atom there is only one s ऑर्बिटल। कोई भी एटम होगा तो 1s ऑर्बिटल कितने होंगे? एक ही होंगे ना। 1s ऑर्बिटल तो एक ही होंगे। अब ये 1 का क्या मतलब है? देखिए अभी मैंने बताया भी आपको, क्या कह रहा है? 1 रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट द ऑर्बिटल इज इन द एनर्जी लेवल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है। द S refers, यस क्या कहता है? दस यस refers to the shape of the orbital। यस क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल को दर्शाता है, जैसे मैंने अभी स्फेरिकल बताया था। S ऑर्बिटल इज आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। फॉर एनी एटम देयर इज ओनली 1 2s ऑर्बिटल, देयर इज अ सिमिलर टू अ 1s ऑर्बिटल। और कोई भी एटम होगा तो उसमें क्या होगा? एक 2s ऑर्बिटल भी होगा। 1s के बाद 2s होगा। अब अगर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल होता है, और यह क्या होता है? दिस इज सिमिलर टू ए 1s ऑर्बिटल। यह 1s ऑर्बिटल के सिमिलर होगा, लेकिन इसकी शेप की बात की जाए, इसकी जब साइज की बात करेंगे तो ये साइज क्या होगा? इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए p ऑर्बिटल की हम पीछे से बात करते हैं। p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल देखो, अब हमारे पास एक मान लीजिए ऐसे ही x एक्सिस हो गया, एक और एक्सिस y हो गया, ठीक है।
तो यहां पर देखिए पी एक्स, मैंने अभी क्या बताया कि एस, देखो यन की वैल्यू क्या, यन की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, देखो अगर यन की वैल्यू आती है 2 तो एल की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 0, ठीक है। अच्छा डी के लिए ये हो जाएगा 1 मिनट, इधर देखता यन की वैल्यू, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू यहां से कहां जाएगी, यन की 2 आती है, ये डी के लिए है, अभी एल ये हम बात कर रहे हैं पी के लिए, तो यन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी, क्योंकि n -1 होता है, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो यल की वैल्यू क्या होगी 1, तो यम की वैल्यू कहां तक जाएगी -1 0 और +1, यानी कि 3 कुल वैल्यू आ रही हैं, इसका मतलब कि 3 ऑर्बिटल है। तो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, px py और pz, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबशेल के अंदर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर ये एक्सिस है x, ठीक है, तो ये कहां होगा, अब डंबल शेप इसका मैंने भी बताया है, तो ये जो इसके 2 लोब होंगे, इसके जो 2 लोब होंगे, जैसे मैंने बताया ना डंबल, तो ये जो चीज होती है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इसी को क्या बोलते हैं लोब, ठीक है। तो 2 लोब होंगे इसमें, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये कहां होगा एक्स एक्सिस पर, ये कहां होगा एक्स एक्सिस पर, तब ये क्या होगा px होगा। अब ऐसे ही अगर ये y एक्सिस पर होता, ये वाला हमारा क्या है y एक्सिस है, तो इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, तब इसका नाम क्या होगा py होगा। देखिए यहां पर वही दिखाया गया है, देखिए ये x एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है क्या है x है, तो ये जो दोनों लोब हैं कहां है x एक्सिस पर है ना, तो इसीलिए ये px होंगे डायरेक्शन के कारण। यहां पर देखिए ये क्या है y एक्सिस है, तो ये जो दोनों लोब है 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल, तो एक आगे एक पीछे होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। बोर्ड पर इसको ड्रा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, इस तरह से आप समझिए इस बात को ऐसे। तो यहां पे दिखाया गया वही कि ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, और y एक्सिस के ऊपर ही दोनों लोब है, तो इसीलिए क्या होगा ये p ऑर्बिटल तो है, लेकिन कौन वाला y वाला, तो py है। ये क्या है x एक्सिस पर है तो px है, और इसी तरह से आप इसको देखेंगे तो ये z एक्सिस पर है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा pz होगा, ठीक है। अब इसमें भी वही बात होगा, इसमें भी बात वही होगा जैसे उसमें था, तो 3 से यहां शुरू होगा ना, तो यहां पे कहां से जो p होगा वो n 1s 2s और 3p, तो मान लीजिए 3p है, 3p हमारे पास है, 4p है, 5p है, तो ज्यादा कौन होगा बड़ा, तो इस तरह से इसका भी ऑर्डर होगा, साइज और एनर्जी इसकी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 3p से ज्यादा एनर्जी 4p की होगी और 4p से ज्यादा एनर्जी 5p की होगी। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा इसमें भी क्या हो जाएगा परिवर्तन होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ इसमें भी होगा। चलिए अब देखिए डी ऑर्बिटल की बात, तो डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बबेल होता है, यानी कि इसमें कितने लोब होंगे 4 लोब होंगे। तो यहां पर देखिए अगर ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहां पर क्या होगा, वहां पर बिटवीन द एक्सिस आ रहा था, अलोंग द एक्सिस आ रहा था, और यहां पर क्या है तो x और y, तो अगर ये x है ये y है, तो यह कहां पर होगा, तो x x पे ऐसे नहीं होगा जैसे पिछली बार, यहां पे क्या होगा x और y के बीच में ये लोब आएंगे ऐसे, ठीक है। अब x और y के बीच में आएंगे, और कहां आ सकते हैं x y के बीच में आ सकते हैं, x और z के भी बीच में आ सकते हैं, ये अगर z हमारा एक्सिस है तो हो सकता है कि यहां पर बने x और z के बीच में, ठीक है। फिर y और z के भी बीच में आ सकते हैं, यानी x ना आए y और z के बीच में बने। तो इस हिसाब से देखिए यहां पर देखिए इस बात को कि हमारा क्या है x एक्सिस है, कि हमारा क्या है y एक्सिस है, तो ये अब देखिए ये z है ना, ये हमारा क्या है ये वाला जो जा रहा है ये क्या है z है, और ये x है ये y है, तो ये कहां बन रहा है x और y के बीच में,
ये कहाँ है लोब, जो भी लोब आप देख रहे हैं कहाँ है, x और y के बीच में है। तो इसमें कितने होंगे, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबको पता होगा कि n बराबर, देखिए यल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, अगर n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 2 होगा, तो 2 से कहाँ तक, -2 -1 0 +1 +2, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, देखिए इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे इस तरह से। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल कहां कहां होंगे, अब देखिए ये क्या है, इसीलिए इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे dxy, यानी ये d ऑर्बिटल तो है लेकिन कहां, x और y के बीच में, x और y एक्सेस के बीच में। अब देखो इसको, तो ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये देखिए ये z है, ये आपका क्या है, ये z है, और ये क्या है, x है। तो ये कहां पर है, ये x रहा और ये z रहा, तो ये जो लोब आपको दिख रहे हैं x और z पर ही तो दिख रहे हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, dxz। और इसी तरह से ये y और z के बीच में है तो इसका नाम होगा dyz। और इसके बाद ये अलोंग द एक्सिस की बातें थी। फिर यहां पर देखेंगे तो एक होता है इसमें, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो आप देख रहे हैं इसका नाम है dz स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो z एक्सिस है ये x है, ये x मान लो, ये आप z मान लीजिए, और यहां से ये वाला y मान लीजिए। तो यहां पर क्या होता है कि जो इसमें 4 लोब हैं, तो एक लोब तो यहां होगा, एक लोब यहां होगा, और एक लोब ऐसे यहां आएगा, मतलब इसके ऊपर ऐसे रहेगा, जो कि 3 डायमेंशनल में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं, तो d ऑर्बिटल में कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे, और 5 इस तरह से ऑर्बिटल होंगे। और जो इसके बाद f ऑर्बिटल है, तो f ऑर्बिटल फिलहाल आपके सिलेबस में इतने डिटेल में नहीं है, तो f ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो f ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, यानी जटिल होती है, यानी बोर्ड पर यानी पेपर पर ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, इसको 3 डायमेंशनल पिक्चर में ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर एक आ जाए, फिर इसके ऊपर आ जाए, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 2 आ जाए, तो समझ में नहीं आएगा ना, तो इसीलिए उसको एनिमेटेड स्थिति में देखे तो अच्छा होगा। ठीक है,